हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सीजीएम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे अपने कक्षा 10वीं की पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हमको पढ़ना चाहिए, इनकी पूरी डिटेल के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई नए गुण वाले पदार्थों का उत्पादन हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके मतलब क्या होगा कि नए गुण वाले पदार्थों का उत्पादन हो। तो इसमें नए गुण वाले पदार्थ कौन बने, तो यहाँ पे देखें हमने दो, यानी कि एक H2 लिया और दूसरा O2, दो अलग अलग पदार्थों को मिक्स किया तो हमको नया पदार्थ क्या बना, H2O मिला। यानी कि हमने समझ गया कि ये क्या है, एक नई प्रॉपर्टीज वाली है, एक नई गुण वाली है। इसके मतलब ये जो हमारा बना वो क्या है, नए गुण वाली पदार्थ है। तो हम ये समझ गए कि यहाँ पे जो भी अभिक्रिया हुई है वो कौन सा है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम देखें कि रासायनिक अगर अभिक्रियाएं होती हैं, तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। तो देखें, इनको अभिक्रियाओं को निर्धारण करने के लिए देखना हमको क्या मालूम होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये चार हमें देखने को मिलेंगे। तो यही हमें बताती है कि जो परिवर्तन हुआ है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुए हैं। अब हम बात करें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस समीकरण को समझने के हमको अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको हमें लिखना, यह हमें रासायनिक समीकरण बताता है कि उसको जो जो मिला है, जो मिल के बना है, उन सारे चीज़ों को हमें रासायनिक समीकरण ही बताता है। तो रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो अभिकारक तथा उत्पाद को एक तीर के द्वारा अलग करता है। अभिकारक तथा उत्पाद को एक तीर के द्वारा अलग करता है। देखिए, अलग करता है, सूत्र का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हमें अच्छे समझ जान गए होंगे। अभी हमने देखा कि H2 था और H2 के बाद हमने क्या मिलाया, O2 मिलाया, और इन दोनों को मिलने के बाद हमें क्या बना, H2O मिला। क्या मिला, H2O। यहाँ पर हमने इसे किया संतुलित किया समीकरण को, तो हमें H2O मिला। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो अभिकारक हैं, एक कौन सा हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिला, एक नया उत्पाद मिला, जो क्या कहलाया, जो हमें नया उत्पाद मिला वह जल कहलाया। इस तरह ये जो हमारा समीकरण बना एक रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है, और इसी के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो पूरा हमारा जो बना यह एक रासायनिक समीकरण ही है। अब दूसरी बात करते हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, शब्द समीकरण होता है, और दूसरा हमारा प्रतीकात्मक समीकरण होता है। शब्द समीकरण क्या होता है, अगर हम उनके नाम के द्वारा ही लिखें, जैसे हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो इन दोनों के नाम के द्वारा लिखने पे जो हमारा मिला वो क्या उत्पाद मिला, यह हमारा शब्द समीकरण लिखा होता है। यानी कि यहाँ पर लिखा भी गया है, जो शब्दों के माध्यम से लिखा जाए वो क्या होते हैं, शब्द समीकरण होते हैं। प्रतीकात्मक समीकरण क्या होता है, देखें, यानी कि जब उनके प्रतीकों के द्वारा लिखा जाए, जैसे हमने ऑक्सीजन का क्या लिखा, वो लिखा, हाइड्रोजन का H लिखा, हीलियम का H ही होता है। तो इस तरह इनके समीकरणों के द्वारा लिखा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम प्रतीकात्मक समीकरण कहते हैं। कौन सा, प्रतीकात्मक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का हमने प्रतीक लिखा Mg, ऑक्सीजन का क्या लिखा, O2। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक क्या बना, MgO। तो ऐसे इस तरह के समीकरणों को लिखने को हम प्रतीकात्मक समीकरण कहते हैं। अब देखें, रासायनिक अभिक्रियाएं अगर होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, रासायनिक समीकरण समझ गए, तो अब इन रासायनिक समीकरणों में या अभिक्रियाओं में कितने भाग होंगे, तो इसमें दो भाग होते हैं। पहला हमारा होता है रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट, और दूसरा होता है, रिएक्टेंट का हिंदी होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। यानी कि हम देखते हैं
जो एरो के बाएं तरफ हो, एरो के बाएं तरफ हो, वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे या उत्पाद का कारक कहलाएंगे, और जो तीर के दाएं तरफ हो वो उत्पाद कहलाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं वे अभिकारक होते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ एरो है, एरो के इधर वाले जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और इधर वाले क्या है, उत्पाद हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि अभिकारक कौन से होते हैं और उत्पाद कौन से होते हैं। फिर से हमारा नेक्स्ट है, इस पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया कि नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, अमोनिया, हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमें मिला अमोनिया, यानी कि हमारा प्रोडक्ट मिला। तो एरो के देख रहे हैं इधर वाला है ये हमारा प्रोडक्ट है, और एरो के इधर वाला हमारा क्या है, रिएक्टेंट या अभिकारक है। रासायनिक, अब देखें आखिर में अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं इसको देखते हैं कि अपक्रिया हमारे क्लास 10 में या कक्षा 10 में एनसीईआरटी की बुक में 5 प्रकार के दिए गए हैं। पहला हमारा कौन सा है, संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, दोहरी विस्थापन अपक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। तो हम देखते हैं इन सारे अपक्रियाओं के विषय में। और प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में जो भी पूछता है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा इक्वेशन यानी कि कौन सा समीकरण किस अपक्रिया के तहत आता है, उसके नाम पूछे जाते हैं। और या तो यही पूछेगा कि समीकरणों को या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं हमारा संयोजन अपक्रिया क्या होती है, यानी संयोजन अपक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन हो जाना, यानी कि एक दूसरे में जुट जाना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और देखें जब दो अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद बनाए, जब दो अभिकारक क्रिया करके क्या बनाए, एक उत्पाद बनाए, तो कौन सा क्रिया होंगे, संयोजन अपक्रिया होंगे। और इसका सामान्य सूत्र हमारा होता है A + B, और हमारा प्रोडक्ट क्या निकला, AB निकला। इस यही हमारा क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। तभी हमने देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको शो करके बताया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, यानी कि हमने क्या किया, एक कैल्शियम लिया और दूसरा हमने सल्फर लिया। कैल्शियम और सल्फर को मिलाने पे हमें क्या मिला, हमें मिला क्या, कैल्शियम सल्फाइड मिला, कैल्शियम सल्फाइड मिला। यानी कि हमने दो अलग अलग रिएक्टेंट को मिलाया तो हमें एकल प्रोडक्ट मिला है, यूनिट में प्रोडक्ट मिला। तो यह रिएक्शन, ये जो हमें रिएक्शन फार्मूला है, यह क्या सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन यानी कि वाटर है, हाइड्रोक्साइड या जल है। इनको मिक्स करने पे हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। और इससे मालूम चला कि भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये भी दोनों क्या हुए हैं, ये दोनों कंबाइन होके एक यूनिट में रिएक्शन मिला, यानी कि एकल उत्पाद मिला है। तो यह कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब बात करें, देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको भी देखते चले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम घरों की पुताई यानी कि घरों की सफेदी में किया जाते हैं। यह एक अवक्षेपण अपक्रिया है। अवक्षेपण अपक्रिया भी बात करेंगे कि अवक्षेपण अपक्रिया होती क्या है। यह अवक्षेपण अपक्रिया है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर चित्रित किया जाता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाने के लिए हवा में CO2 के साथ प्रतिक्रिया करता और पानी का उत्पादन भी करता जो वाष्पित हो जाती है। इसको हम देखें, बहुत ही बढ़िया बात लिखा गया है यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं कि हम चूने को पानी में डालेंगे, तो चूने को पानी में डालने के बाद हम देखते हैं वो निकलता है तो हीट होता है। तो हीट होने के साथ साथ यानी कि इसके हम समझ गए कि ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें हीट को निकला, यानी कि उष्मा निकली थी, या उष्माक्षेपी अपक्रिया भी होगा। और उष्माक्षेपी अपक्रिया के बाद हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पे लगाते हैं तो देखते हैं जो रंग सफ़ेद नहीं होता है, तो वह क्या होता है, इन्वायरमेंट से यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और बनाएगा क्या,
कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो भी क्या हमारा संयोजन अभिक्रिया है, वहाँ पे जो वाटर होगी या वाटर क्या होगी, धीरे धीरे इवेपोरेट वाष्पीकरण हो जाएगी। फिर से इसके और एग्जाम्पल दिए गए हैं, कोयले का जलना, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। पानी का निर्माण, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। फिर से जंग का लगना, यानी किसी भी लोहे में जंग लगता है तो भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और जो हम लोग शोषण करते हैं, शोषण का जो हम लोग का शोषण करते हैं वो भी क्या है, एक वो भी हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अब हम बात करें तो हमारा है वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब दो रिएक्टेंट आपस में जुट जाए और सिंगल प्रोडक्ट का, यानी कि जब दो अभिकारक जुट के एक उत्पाद, एक एकल उत्पाद दें तो उसको संयोजन, यानी कंबाइन हो गया, संयोजन हो गया। वियोजन का मतलब टूट जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक रिएक्टेंट रहेगा और दो अलग अलग परमाणु में टूट जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया है। अभी हमने संयोजन अभिक्रिया से देखा कि क्या, संयोजन अभिक्रिया में देखा कि 2H2O प्लस O2 को हमने क्या क्या निकाला, तो हमें मिला क्या, H2O मिला, यानी कि ये कंबाइन हो रहा है। लेकिन इसी को हम ऐसे करें, H2O को ऐसे तोड़े तो क्या निकलेगा, 2H2 में 2H2 और हमारा O2 क्या होगा, बाहर होगा। तो यह सिंगल रिएक्टेंट है, कि एकल अभिकारक है, जब टूट के दो अलग अभिकारकों में बटेंगे तो हमारा कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया होगी। तो आप, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र देखते हैं, यानी कि सामान्य सूत्र में हमने देखा, समान सूत्र, ए बी एक सिंगल अभिकारक है, टूटा तो ए और बी में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, यानी कि बदल गया, दो उत्पाद में या अलग अलग उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया वाटर मॉलिक्यूल का। यहाँ पे देखते हैं कि एक सिंगल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया है। और ये वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु निकल गए अलग और ऑक्सीजन के निकल गए, यानी कि यह हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। अब हम बात करें वियोजन अभिक्रिया के और उदाहरण देखते हैं, जैसे फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो इसमें हम देखें कि फेरस ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, यह तीन उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। तो यह हमारा जो टूटने के आधार पे क्या हो गया, वियोजित हो गया, और यह वियोजन अभिक्रिया कहलाया। यह क्या होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है, गर्म जब होते हैं तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं निकल जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के कारण इनका कलर भी चेंज हो जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। फिर से हम देखें अपघटन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया के और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर से वह कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया, यानी कि कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के साथ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में या वियोजित हो गए या टूट गए। तो यह हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अभी क्या हमारा है, अपघटन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या होता है। तो हम देखें, यह समान नाम थोड़ी चूना है, जला हुआ चूना इसे बोलते हैं, और यह रंग में सफ़ेद होता है, कास्टिक होता है, क्षारीय और क्रिस्टलीय होता है, और इसको हम थर्मल अपघटन से प्राप्त करते हैं। थर्मल अपघटन का मतलब हमने इसको हीट किया, यानी कि तापीय अपघटन, इसको उष्मा दिया, उष्मा देने के बाद यह दो छोटे छोटे या दो उत्पाद में टूटे थे या थर्मल हो गया। अब हम देखें इसका यूज क्या है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज देखते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CaO, यानी कि इसका सीमेंट बनाने में का यूज होता है। विभिन्न प्रकार के ग्लास का निर्माण जब करते हैं, शीशे बनाते हैं, तो उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं।
और जब खेतों में जो मिट्टियाँ होती हैं अम्लीय हो जाती हैं, यानी कि एसिडिक नेचर की हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। फिर से देखें, यानी कि ऊष्माशोषी अपघटन। ऊष्माशोषी क्या होता है? जब हम किसी क्रिया को कराते हैं तो उसके साथ साथ जब ऊष्मा उसमें डालेंगे तो क्या होगा? ऊष्माशोषी अपघटन होगा। अभी हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को हमने क्या किया, इसको हीट किया, यानी कि अब देखिए कि यह गर्म हो रहा है, ऊष्मा लग रहा है, तब जाके यह कैल्शियम ऑक्साइड में और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो यह समझ गया कि ऊष्मा लग रहा है, इसके कारण क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड को देखते हैं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को भी हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद ही यह सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा, और इसी के कारण इसको हम क्या करते हैं? कलर यानी कि ब्लैक कलर में शीशी में ही रखा जाता है, ताकि सन से क्रिया न करे, लाइट से क्रिया न करे, और यह फ्रेश रहे। जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेता है तो यह धूसर कलर यानी कि इसका कलर क्या होती है? चेंज हो जाती है। यह सिल्वर क्लोराइड चांदी के अपघटन के कारण होता है और प्रकाश में क्लोरीन में होता है। इसी तरह क्लोरीन को भी हम क्या करते हैं? प्रकाश की सूर्य के प्रकाश में न रख के किसी रंगीन शीशी में यानी कि काली शीशे में बोतल में ही रखा जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का यूज हम कहाँ करेंगे? इस काला रंग यानी कि जो हमारे शीशे में कलर दी जाती है, काले रंग की शीशे होती है, जो भी शीशे कलर दी जाती है काले रंग के, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर क्लोराइड की। और श्वेत फुटकराबे में भी इसका यूज करते हैं। देखें, जो भी अपघटन क्रियाएं होती हैं, अभी हमने देखा कि जो भी अपघटन क्रियाएं हैं तो दो प्रकार की हो रही थी। एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो रही थी, या दूसरा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? यानी कि जिसमें उत्पादकों के गठन के साथ गर्मी जारी होती है। जो भी उत्पादन करें तो उसमें क्या हो? गर्मी जारी हो, उसमें से हीट निकले, तो वह क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तभी हमने देखा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, या इसको एक्सोथर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमने प्राकृतिक गैस का जानना एग्जाम्पल देखें, यानी कि मीथेन को हम क्या करेंगे? जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, उसके साथ हमें ऊष्मा रिलीज हुई। इससे हम समझ गए कि यह क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। फिर से हमने पीछे बात किया था कि अगर हम कोयला को क्या करें? जलाएं, तो कोयले को जलने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, और उसके बाद हीट यानी कि ऊष्मा निकल रहा था। फिर से हम जो डेली हम खाना खाते हैं तो हम श्वसन अपक्रिया करते हैं। श्वसन अपक्रिया करने के लिए हमें क्या होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कि कोश की श्वसन होती है, जिसमें पाचित पदार्थ यानी कि ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? ग्लूकोज पदार्थ को हम जब सांस यानी कि हमारी ऑक्सीजन से क्रिया होती है सेल में, तो वह 6CO2 फिर से 6H2O और ऊर्जा यानी कि यहाँ पे ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकली। ये भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अब यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है इसके लिए कि जब हम जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन लेते हैं, तो पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है, जिसका नाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान या ग्लूकोज से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस तरह हमारा यह जो श्वसन की क्रिया है, यह कौन सा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। फिर देखते हैं, जब हम पदार्थों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, तो उसमें भी क्या होती है? टूटने के बाद उसमें से हीट निकलेगी, तो यह भी कंपोस्ट में वनस्पति पदार्थ का अपघटन भी क्या है? एक्सोथर्मिक अपक्रिया का उदाहरण है। फिर से हम देखते हैं एंडोथर्मिक अपक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक अपक्रिया भी हमने उस ऊपर देखा, ऊष्माशोषी है, इसके एग्जाम्पल भी ऊपर देखे, इसको छोड़ते हैं। हम दूसरी बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया, यानी विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया यानी कि वह अपक्रिया जिसमें उच्च अपक्रियाशील तत्व अपक्रिया में कम अपक्रियाशील तत्व को विस्थापित करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया के रूप में जाना जाता है। यह देखिएगा, प्रतिक्रिया आगे यहाँ पे अपक्रिया होगा, अपक्रियाशील यहाँ पे होगा। तो जब उच्च अपक्रियाशील वाले पदार्थ निम्न अपक्रियाशील वाले पदार्थ के साथ क्रिया करेंगे, तो उसमें के जो आयन रहेंगे एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाएंगे,
और इस विस्थापन क्रिया को हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? विस्थापन बहुत सारे टाइप के होते हैं, एकीकरण विस्थापन, दोहरी विस्थापन, यानी कि फिर से देखें हम इसका सामान्य सूत्र ए बी और सी, ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी। यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए कम अपक्रियाशील वाला है और सी ज़्यादा अपक्रियाशील वाला है। तो जो इसमें क्या होगा, ये जो बी आयन है या ज़्यादा अपक्रियाशील वाले के साथ चला जाएगा, इस तरह से सी बी और ए बनेगा। तो यहाँ पे हम समझ में आ गया कि विस्थापन क्या होने, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित हो जाना। विस्थापित होने के लिए जो साथ में अणु होंगे उनकी अपक्रियाशीलता पर निर्भर करता है या किसके साथ विस्थापित होंगे। अब आप बात करते हैं अगले क्रिया देखते हैं, सिंगल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारा क्या है, Fe है। क्या है? Fe, यह हमारा आयरन है आयरन है। और यहाँ पे क्या है? CuSO4, CuSO4। जब एक साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन, यानी कि जो हमारा आयरन है, यह आयरन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पे कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है। तो यह जो आयन है, यानी कि जो सल्फेट के आयन है, इसके साथ विस्थापित हो जाएंगे। और जब इसके साथ विस्थापित होंगे तो यह हमारा क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि यह क्या है, डिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन है। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि सी अत्यधिक अपक्रियाशील तत्व है। कॉपर सल्फेट कर लिखे हैं, जब कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में लोहे की कील को रखा जाता है तो अपक्रिया से तांबे को विस्थापित कर देता है, या इसके यौगिक कॉपर सल्फेट का रंग भूरा भूरा हो जाता है, क्योंकि आयरन तांबे की तुलना में अत्यधिक अपक्रिया धातु है। और इसका इक्वेशन भी हमने देखा कि CuSO4 प्लस Aq प्लस Fe और FeSO4 प्लस Cu, यह हमारा क्या है, विस्थापित हो गए। विस्थापित होने के बाद ये क्या कहलाए? विस्थापन क्रिया कहलाए। अब तो हमें समझ में आ गया होगा कि विस्थापन क्रिया क्या होता है, विस्थापित क्यों होते हैं। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल जो दिया गया है, इसको दिखाया गया है कलर के साथ, विस्थापित हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। इसके अन्य एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे CuSO4 और यहाँ पे जिंक, यानी कि कॉपर सल्फेट है और जिंक है, इनके साथ क्रिया कराएं तो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है, लेड के साथ क्रिया कराएंगे तो लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो गया। अब हम आते हैं कि दोहरी विस्थापन। अभी हमने देखा सिंगल, यानी कि एक एकीकरण विस्थापन, हम दोहरी विस्थापन देखते हैं। तो इसमें जो विस्थापन होगा, ये दो विस्थापन होंगे। यहाँ पे देखें कि यह क्या है, ए, यानी कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, दोनों के साथ आयन लगे हुए हैं। और ये भी किस पे, अपक्रियाशीलता पे डिपेंड करेंगे कि एक दूसरे की अपक्रियाशीलता कितनी होती है। अब देखें सी, यानी कि डी क्या हो गया, ए के साथ विस्थापित हो गया और बी सी के साथ विस्थापित हो गया। तो इस तरह दो विस्थापन हो रहे हैं, तो इस क्रिया को हम दोहरी विस्थापन का नाम देंगे। देखते हैं डबल, इसमें देखते हैं, यानी कि AgNO3, यानी कि यहाँ क्या है, AgNO3, यहाँ पे यह Ag है या NO3 दिया गया है। अब AgNO3 है और यहाँ पे हमारा क्या है, KCl है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है। अब पोटेशियम क्लोराइड क्या करेगी, या पोटेशियम क्लोराइड या नाइट्रेट क्या होगी, पोटेशियम के साथ हो जाएगी कन्वर्ट। और यहाँ पे यह क्लोरीन जो है यह किसके साथ कन्वर्ट हो जाएगी, सिल्वर के साथ। तो इस तरह हमें मिला क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यह भी रिएक्शन हमें किस चीज़ का एग्जाम्पल लेके आया, यानी कि यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, दोहरी विस्थापन की अपक्रिया हुई। फिर से देखते हैं, इसके और उदाहरण भी दिए गए हैं। हर एक बोर्ड के एग्जाम से हम पेपर से हमने क्वेश्चन को लेकर आया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
और जब भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछे तो इजीली इसको लिखा जाए, देख के ही पहचाना जाए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर से हमने देखा कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराया, तो यहाँ पे क्लोरीन सोडियम के साथ और सल्फेट बेरियम के साथ विस्थापित हो गया। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में यहाँ पे H2O के साथ ये चलाया, ये क्या है, H2O है, H2O। और इसी तरह इसमें भी है ये NaCl और AgNO3 है, यहाँ पे देखिएगा AgNO3 है, तो यहाँ पे AgCl बना और यहाँ सोडियम नाइट्रेट बना। उसी तरह बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसी तरह हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया करा। इन सारे रिएक्शन में यानी कि जो भी प्रक्रियाएं हैं या क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इन दोहरी विस्थापन की क्रियाएं हो रही हैं। अब हम देखें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि हमारा 5वां जो टॉपिक था अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया। ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का हिंदी होता है अपचयन क्रिया। यानी कि इन सब के विषय में देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन का नुकसान, यानी कि जो हमारा ऑक्सीडेशन यानी कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे जानेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटा हो और हाइड्रोजन निकला हो, ऑक्सीजन जुटा हो और हाइड्रोजन निकला हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया को यानी कि समीकरण को देख के ही जान जाएंगे कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है और हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। तो इस तरह जो ऑक्सीडेशन यानी कि केमिकल इक्वेशन होंगे उसको देखते ही जान जाएंगे इसमें ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को निकलना है, दोनों को ऑक्सीकरण कहा जाता है। या हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन उसमें जुटे, अगर ये दोनों होती है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। यहाँ पे हमने देखा इस क्रिया में हमने नीचे ऊपर वाले पार्ट को केवल देखते हैं, केवल ऊपर वाले पार्ट को, नीचे न देखें। तो कैल्शियम क्यूप्रस ऑक्साइड को हाइड्रोजन, क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्रिया कराया, तो यहाँ पे हीट के साथ तो हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया। तो इसमें हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हुई, क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। लेकिन यहीं पर हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसी तरह हम यहाँ पे देखें C+O2 यानी कि CO2, यानी कि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो CO2 मिल रहा है, यानी कि कौन सा है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। फिर हमारे और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि P4+5O2, तो उसको हमको लिख रहा तो क्या हुआ, फास्फोरस पेंटाक्साइड बना। यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन ऐड होने के साथ साथ एक कौन सा क्रिया हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरी हमने देखा कि Cu+O2, यहाँ पर भी O2 क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें मिल रहा है, तो यह क्यूप्रस ऑक्साइड बनाते क्या हुआ है, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, फिर से अब अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया पढ़े, फिर से विस्थापन अभिक्रिया पढ़े, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया पढ़े। इन सारे चीज को आप क्या कीजिएगा, बार बार देख हम वीडियो को देख के कोशिश कीजिएगा, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम अपने इसके सेकेंड भाग में इसके विषय में बात की जाएगी। और इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन हो, जो भी आपसे इसमें कंफ्यूजन हुई होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की या आपको बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए प्यारे साथियों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।